हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम जेंडर इश्यूज की बात करेंगे कि वो कौन-कौन से इश्यूज हैं जो जेंडर से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्स, जेंडर एंड जेंडर इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है? जनरली हम जानते हैं कि ये 2 टर्म हैं सेक्स एंड जेंडर जो जनरली यूज़ होते हैं और इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ करने का तरीका है या जो जगह है, जो सिचुएशन है, वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है? तो सेक्स क्या होता है? इट रिफर्स टू द बायोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल as defined by physical differences in genetic composition and in reproductive anatomy and function। ठीक है, तो जब हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करते हैं और जेनेटिक कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्टिव बात करते हैं तब हम सेक्स वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? मेल है और फीमेल है, इस तरीके से हम वहां पे पूछते हैं। लेकिन जेंडर क्या होता है? जेंडर कब हम यूज करते हैं? जेंडर रिफर्स टू द कल्चरल, social, psychological meanings that are associated with masculinity and femininity। ठीक है, तो जेंडर का बेसिकली यूज कब होता है? जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, कोई फॉर्म वहां पे भरा आपने, ठीक है? जो भी सोशल या कल्चरल रिलेटेड आपके फॉर्म्स होंगे वहां पे आप जेंडर का कॉलम फिल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल या बायोलॉजिकल किसी कल्चरल में जाते हैं, वहाँ पे आपको सेक्स का कॉलम फिल करना पड़ता है, ठीक है? अब बात आती है कि जेंडर इश्यू क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जेंडर इश्यू ही एक इश्यू है, मतलब जेंडर इश्यू भी एक बड़ा इश्यू है जो कहीं न कहीं नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है लोगों पर, ठीक है? तो हम आगे देखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इश्यूज की बात करेंगे। तो क्या इश्यूज हैं? सबसे पहले समझ लें जेंडर इश्यूज होते क्या हैं। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंसर्न्स related to women's and men's lives and situation in society, to the way they interrelate their differences in access to and use of resources, their activities, and how they react to changes, interventions, and policies। ठीक है, तो जेंडर इश्यूज क्या है? बेसिकली मेन एंड वुमेन से रिलेटेड उनकी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में उनकी क्या उनका रोल है और किस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो बेसिकली उसी से रिलेटेड जो भी उनके एटीट्यूड और बिहेवियर होते हैं, उनको क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है? और जैसे ही उनके रोल को, इनके एक्सपेक्टेशन को क्वेश्चन किया जाता है, तो वहीं पे इश्यूज़ अराइज़ होते हैं, ठीक? तो ये भी वही बात कह रहा है कि ये इश्यूज़ तब अराइज़ होते हैं जब उनकी सोसाइटी में उनसे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर उनके एक्सेस पे उनको बैन लगा दिया जाए या उनके एक्सेस पे थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाए, किसी को कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, किसी को कम दी जाएँ, कुछ इस तरीके से, तब ये जेंडर इश्यूज़ हमारे कहलाते हैं, व्हिच इज़ ऑन जेंडर बेस्ड, ठीक है? तो ये जेंडर इश्यूज़ इसीलिए इनको कहा जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ जेंडर रिलेटेड टर्म्स की जो हम ऑफ़न कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये जेंडर इश्यूज़ हैं या जेंडर रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है? तो जनरली ये जो आपको टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को ये जेंडर इश्यूज़ लगते हैं। लेकिन ये जेंडर रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको हम साइकोलॉजिकली जान समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरीके से हम कहीं न कहीं जेंडर को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे सबसे पहले बात आती है जेंडर रोल्स, ठीक है? तो जेंडर रोल कोई इश्यू नहीं है, जेंडर रोल रूल है, ठीक है? ये क्या है? जेंडर रूल्स आर द बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर डिजाइन्ड एट ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन इन अ गिवन कल्चर, ठीक है? तो जेंडर रोल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक कल्चर में
मैस्कुलिन का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, यानी मेल्स का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, उनमें कौन-कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए और फीमेल में कैसे बिहेवियर, कैसे एटीट्यूड, कौन-कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स होना चाहिए। जब ये डिफाइंड होता है, तो ये जेंडर रोल कहलाता है, ठीक है? जैसे हम अपने इंडियन कल्चर में हम देख लें, तो हमारे इंडियन कल्चर में स्पेसिफिक है कि जो मेन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। मेन जो है बाहर का काम करेंगे, वो हैवी वेट्स उठाएँगे या उनका एटीट्यूड कुछ अलग टाइप का होगा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी उनकी, उनको डर नहीं लगेगा किसी से। इस तरीके की हमारे यहाँ मेन के लिए एटीट्यूड या पर्सनैलिटी ट्रेट जो है डिफाइंड होता है। और फीमेल के लिए क्या पर्सनैलिटी ट्रेट डिफाइन होता है या क्या एटीट्यूड डिफाइन होता है कि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड होती हैं और जो है कि उन्हें रिलेशनशिप में बहुत अच्छी होती हैं, है ना? सबको मनाने आता है उन्हें और कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है उनसे जुड़ी होती हैं। तो कुछ इस तरीके से किसी भी कल्चर में प्री डिफाइंड जो नोशंस होते हैं बिहेवियर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ट्रेट को लेकर, ये रूल्स को डिफाइन करते हैं। अब बात आती है जेंडर स्टीरियोटाइप की। ये क्या होता है? इट्स अ कॉमन टू थिंक ऑफ जेंडर रोल्स इन टर्म्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है? तो ये भी इंटरचेंजेबली लोग कंफ्यूज जाते हैं बेसिकली कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो जो जेंडर रोल है वो बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप, वो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होता है, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप डिफरेंट चीज है तो ये जेंडर रोल के जैसा ही कि कहीं न कहीं हम एक एक्सपेक्टेशन और जो बिलीफ है हमारा मेल और फीमेल को लेकर जिससे कि हम उनका रोल डिफाइन करते हैं, वो स्टीरियोटाइप को भी शो करता है, लेकिन स्टीरियोटाइप थोड़ा-सा नेगेटिव टर्म हो जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप और द बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन पीपल होल्ड अबाउट द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है? तो हम अगर इन दोनों को देखें, तो दोनों ही हमें सेम लग रहा है कि जेंडर रोल में भी यही बात की गई थी, एक स्पेसिफिक बिहेवियर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं मेन एंड वुमेन के, जिससे हमें जेंडर रोल समझ में आता है और स्टीरियोटाइप में भी हम यही बात देख रहे हैं। तो है दोनों में चीज़ें सेम, लेकिन स्टीरियोटाइप जब हम वर्ड या टर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लिए हुए हैं या जो इनका इंक्लिनेशन है वो नेगेटिव साइड पर ज़्यादा है। यानी कि जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशन हैं वो इतने रिजिड हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? अगर मेन है तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है एक मेन को लेकर कि मेन का ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तो बहुत ही स्टीरियोटाइप है ये कि वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? और ऐसे ही वुमेन के लिए है, अगर एक बिलीफ सिस्टम हमारा बन गया है और ऐसा ही वुमेन को होना चाहिए, वो मेन जैसी नहीं हो सकती है, तो ये हो जाता है हमारा स्टीरियोटाइप। जेंडर रोल क्या होता है कि ये एक सर्टेन चीज़ें हैं कि आपको ऐसे रहना है, ठीक है? कि ये इस सोसाइटी में ये मेन का रोल है और ये एक फीमेल का रोल है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी हिसाब से रहा जाए। लेकिन स्टीरियोटाइप क्या कहता है कि ये जो अ, जेंडर के बेस पे जो एटीट्यूड्स हैं या जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ये स्टीरियोटाइप की बात करता है, ठीक है? तो इसके बेसिस पे आज यहाँ पे कंफर्म होता है कि कैसे स्टीरियोटाइप इस रोल से अलग है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। अ पर्सन्स जेंडर आइडेंटिटी refers to their psychological sense of being male or female। तो जेंडर आइडेंटिटी की बात तब आती है जब एक पर्सन अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से या दूसरों के कहने की वजह से या खुद की फीलिंग की वजह से जब उसको ये महसूस हो, इंटरनली जब उसको महसूस हो कि वो एक मेल है या फीमेल है, तब उसे आइडेंटिटी डेवलप होती है, ठीक है? लेकिन जब तक बच्चा रहता है, तब तक उसे अपनी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती। आप देखेंगे कभी-कभी आपने देखा होगा अगर कि अगर एक लड़का है, तो वो कभी-कभी अपनी बहन की फ्रॉक भी पहन लेता है या लड़की है तो अपने भाई के कपड़े पहन लेती है, भाई जैसे बिहेव करती है। तो होता क्या है कि तब तक जेंडर आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई होती है, डेवलप नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं सोसाइटी में स्टेप इन होने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू करती है। और जैसे ही ये साइकोलॉजिकल सेंस हमारे अंदर आता है कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, मुझे लड़कियों जैसा रहना चाहिए या मैं तो लड़का हूँ, मुझे लड़कों जैसा रहना चाहिए,
तब जो है जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है। और ये आइडेंटिटी डेवलप होने के पीछे का रीज़न भी यही है कि कहीं न कहीं ये साइकोलॉजिकली पता होता है कि हमसे ये जेंडर रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर जेंडर रोल है जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है या सम पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स है जो हमसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उसी वजह से जेंडर आइडेंटिटी भी डेवलप होती है, ठीक है? देन बात आती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। अ पर्सन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन ऑफ देयर इमोशनल एंड इरोटिक अट्रैक्शन टुवर्ड मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स एंड द सेम सेक्स एंड द बोथ सेक्सेस, ठीक है? तो ये कहता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक इस व्यक्ति को अपना जेंडर रोल नहीं पता या उसे अपनी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई है। सारी चीज़ें डेवलप हुई होती हैं, लेकिन ओरिएंटेशन उनका डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मेल है, ठीक है? अब उस मेल को पता है कि वो मेल है, उसके रोल्स उसको पता है सोसाइटी में उसको एज़ अ मेल कैसे रहना है, उसको अपनी आइडेंटिटी पता है। लेकिन उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मान लीजिए हो सकता है कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेन की तरफ हो। मेन की तरफ ओरिएंटेशन होने का मतलब है कि मन मेन अट्रैक्ट करें उन्हें। मेन के साथ वो दोस्ती रखना या मेन के साथ ज़्यादा फिज़िकल होना या इंटीमेट रिलेशनशिप रखना, काफ़ी इमोशनली उनसे अटैच्ड होना, मेन मेन से जब अटैच्ड होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का एक ओरिएंटेशन है उनका। बशर्ते उनको पता है कि वो उनकी आइडेंटिटी एज़ अ मेल क्या है, ठीक है? वैसे ही सेम चीज़ फीमेल के लिए होती है। फीमेल्स भी कुछ ऐसी होती है जो फीमेल्स को ज़्यादा पसंद करती हैं, भले ही उनको पता होता है कि उनका रोल और आइडेंटिटी उनकी क्या है। तो ये हो जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है? हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ये सारी जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ही आपके आते हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज की, जो बेसिकली कॉमन है और फेस किए जाते हैं स्पेशली इंडिया में, ठीक है? ये ग्लोबली ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम इंडिया में इसको बहुत सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। ये कॉमन है, आप जानते ही होंगे। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक? Differential treatment on the basis of gender is also referred to gender discrimination and is an inevitable consequence of gender stereotypes, ठीक है? तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से ही जो डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है दोनों जेंडर्स के साथ में, वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दोनों जेंडर नहीं, यहाँ पे और भी जेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं बेसिकली। तो उनके जेंडर के बेस पर जब हम उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं या हम ट्रीट करते हैं, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, ठीक है? अब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है? कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप है। अगेन जेंडर रोल नहीं है, ठीक है? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा ही होना चाहिए। ये जब थिंकिंग आ जाती है, जब बिलीफ आ जाता है, तो ये स्टीरियोटाइप बन जाता है। तो इसी स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, डिफरेंट जेंडर्स के साथ यानी मेल्स के साथ, फीमेल्स के साथ एंड जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ अलग-अलग तरीके का ट्रीटमेंट ये सोसाइटी करती है। तब इसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अ, कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं या ज़्यादातर ऐसा होता है जहाँ पे फीमेल्स को मेल के कंपैरिज़न में कम पे आउट मिलती है, ठीक है? ऐसा भी देखा गया है कि हायर पोज़ीशन पर जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये वाली जो पोज़ीशन होती है, हायर पोज़ीशन पे मेल को ज़्यादा क्या बोलते हैं सूटेबल समझा जाता है एज़ कंपेयर्ड टू फीमेल। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी मेन को ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट तरीके से बेसिकली यहाँ पे जब हम ट्रीट करते हैं, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब बात आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, जो एक दूसरा इश्यू है। When it is based on unwanted treatment related to sexual behavior or appearance, it is called सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है? तो जब किसी कंपनी में या किसी भी कल्चर में जब किसी एक सेक्सुअल किसी एक पर्सनैलिटी को, किसी एक जेंडर को बेसिकली अनवांटेड तरीके से उनको
टच किया जाए या उनके उनके साथ में गलत तरीके से बिहेवियर किया जाए, उनके अपीयरेंस पे कोई कमेंट किया जाए, बेसिकली जिसका ओरिएंटेशन सेक्सुअल हो ज़्यादा, तो वो उसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, ठीक है? तो हमारे इंडिया में ग्लोबली भी जनरली इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट की विक्टिम जो है अगेन हमेशा फीमेल होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्ट भी हैं आजकल आए हुए। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है अ, यानी विक्टिम्स को जो है हेल्प की जाती है इस चीज़ से बाहर आने के लिए, ओके? सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डेवलप होने में, ठीक? फिर आता है सेक्सुअल बुलिंग। सेक्सुअल बुलिंग हम इवन बचपन से भी देख सकते हैं, चाइल्डहुड में भी सेक्सुअल बुलिंग बहुत होते हैं। तो हम पहले देखते हैं ये है क्या? सेक्सुअल बुलिंग इज़ अ टाइप ऑफ बुलिंग एंड हैरेसमेंट दैट अकर्स इन कनेक्शन विद द पर्सन्स सेक्स बॉडी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड विद सेक्सुअल एक्टिविटी। इट कैन बी फिजिकल, वर्बल एंड इमोशनल, ठीक है? तो सेक्सुअल बुलिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी पर्सन के सेक्स के ऊपर, किसी पर्सन के जेंडर, उसकी बॉडी और उसके ओरिएंटेशन को लेकर जब हम उसको बुली करते हैं, तो ये सेक्सुअल बुलिंग कहलाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि किसी को हम कह रहे हैं, "अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी।" ठीक है? तो ये भी बुलिंग में आता है कि हम भले ही वर्बल उसको बोल रहे हैं, हम उसको इमोशनली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसे बुली कर रहे हैं। कोई ट्रांसजेंडर है, तो हम उसको बुली करते हैं, ठीक है? इवन किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो हम उसको बुली करते हैं, "अरे बताओ लड़का हो के लड़के को पसंद करता है ना?" तो इस तरीके से बुली करना सेक्सुअल बुलिंग में आता है। जो कि अगेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इवन चाइल्डहुड में भी देखते हैं, स्कूल्स में भी देखते हैं कि सेक्सुअल बुलिंग बहुत की जाती है। जो भी कोविड स्कूल होते हैं, वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलता है, "अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे तुम तो लड़के हो, तुम लोगों को कौन पूछेगा?" है ना? तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जब लोग बोलते हैं, तो कहीं न कहीं ये सेक्सुअल बुलिंग के अंदर ही आता है। ओके, देन है ambivalent sexism. Gender stereotypes typically maintain gender inequalities in society. The concept of ambivalent sexism recognizes the complex nature of gender attitudes in which women are often associated with positive and negative qualities. It has two components. ठीक है? तो ambivalent sexism basically क्या होता है कि जब भी किसी women को पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज से एसोसिएट किया जाता है, तो इसे हम एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म कहते हैं। सेक्सिज्म का बेसिकली मतलब ही यही है कि ये जो जेंडर एटीट्यूड्स हैं वो कहीं न कहीं थोपे जाते हैं, ठीक है? ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स नेचर बना दिया जाता है जेंडर एटीट्यूड्स का कि भाई आप इस जेंडर के हो, आपको वैसा ही रहना है, ठीक है? और होता क्या है कि उनको उसी तरीके से देखा ही जाता है, जैसे कि एक टर्म है ना अबला नारी टाइप का, ठीक है? तो वो क्या है कि वो एक सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम, एक एटीट्यूड है कि अच्छा लड़की है तो ये ऐसी ही होगी। उसको जो है ये अबला नारी है बेसिकली। तो ये क्या है, ये सेक्सिज्म के ही अंदर आता है, इसको हम सेक्सिज्म कहते हैं। अगेन ये स्टीरियोटाइप नहीं है, स्टीरियोटाइप में तो ये होता है कि अ, उनको वैसा रहना चाहिए जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ठीक? लेकिन यहाँ पे हम जब सेक्सिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वालिटीज़ को उनको उनके ऊपर थोपने की बात कर रहे हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है कि भाई ये तो अबला नारी है, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये बेसिकली एक क्वालिटी है। तो एम्बिवैलेंट सेक्सिज्म का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि उनसे रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड्स को उन पर थोपना। तो अब इसके एम्बिवैलेंट सेक्सिज्म के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हॉस्टाइल सेक्सिज्म, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद रखनी होंगी क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो हॉस्टाइल सेक्सिज्म क्या होता है? रिफर्स टू द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वुमेन एज़ इंफीरियर एंड इनकॉम्पिटेंट रिलेटेड टू मेन, ठीक है? तो जब हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं वुमेन की तरफ और हम उन्हें मेन के कंपैरिजन में इनकॉम्पिटेंट और इंफीरियर समझते हैं या उनसे रिलेटेड जो हमारे मन में एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि ये कोई इंफीरियर हैं, ये नहीं कर पाएँगे, इनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, तब हम इसको बेसिकली हॉस्टाइल सेक्सिज्म कहते हैं, ठीक है? हॉस्टाइल सेक्सिज्म हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन से जुड़ा हुआ है। जो सेकंड पार्ट है वो है बेनिवोलेंट सेक्सिज्म, refers to the perception that women need to be protected, supported and adored by men, ठीक है?
तो ये जो बेनिवोलेंट सेक्सिज्म है ये पॉजिटिव है, ठीक है? इसका नेचर पॉजिटिव है कि भाई विमेन को ना सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको अडोर करना चाहिए, वो लवेबल हैं, उनको प्यार से ट्रीट करना चाहिए। ये सब जो है बेनिवोलेंट सेक्सिज्म है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन एज़ कंपेयर्ड टू मेन। लेकिन अगेन इनको यहाँ पे कहीं पे भी सुपीरियर या कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, ठीक है? उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं इट्स ये वाला जो हॉस्टाइल सेक्सिज़्म है, ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि वो इंफीरियर और इनकॉम्पिटेंट है, दैट्स व्हाई दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड, ठीक है? लेकिन हम इसको पॉजिटिवली कंसीडर करें अगर, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वुमेन लवेबल है, काइंड है, ठीक है? उनको अडोर करना चाहिए बाय मेन, ठीक? तो ये जो है ये दोनों ही कंपोनेंट जो हैं आपके एम्बिवैलेंट सेक्सिज्म के अंदर आते हैं। तो आजकल हम ये देखते हैं कि एक ही वुमेन के साथ में दोनों कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं, यानी हॉस्टाइल सेक्सिज्म भी जुड़ा होता है और बेनिवोलेंट सेक्सिज्म भी जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई एम्बिवैलेंट सेक्सिज्म का कॉन्सेप्ट जो है आ गया है। ओके? नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी बहुत कॉमन है इंडिया में। तो डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक अब्यूज और फैमिली वायलेंस, ठीक है? हम इसको डोमेस्टिक अब्यूज और फैमिली वायलेंस के नाम से भी जानते हैं। इज अ वायलेंस और अदर अब्यूज दैट अकर्स इन अ डोमेस्टिक सेटिंग सच एज द मैरिज और कोहैबिशन। वुमेन आर कॉमन विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि जब घर के अंदर जब ऐसी कोई वॉयलेंस होती है, मतलब घर की सेटिंग के अंदर जब वुमेन की तरफ कोई वॉयलेंस होता है, वो वॉयलेंस वर्बल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिक हो, तो ये वॉयलेंस जो है आपका डोमेस्टिक वॉयलेंस कहलाता है। ये डोमेस्टिक वॉयलेंस बेसिकली आफ्टर मैरिज हमें देखने को मिलता है और इसकी विक्टिम हमेशा वुमेन होती है, ठीक है? हो सकता है कुछ-कुछ घरों में मेन भी होते हों, लेकिन हमेशा जब भी हम डोमेस्टिक वॉयलेंस की बात करते हैं, तो विक्टिम हमारे दिमाग में पहला कौन आता है? वुमेन आती हैं, ठीक है? तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो फिजिकल हो सकता है, ठीक है? हम मार-पिटाई हो सकती है, गाली-गलौज हो सकता है, अब्यूज़िव हो सकता है, दिन भर कुछ न कुछ कहते रहना, ताने मारते रहना। फिर इकोनॉमिक हो सकता है कि उनको पैसे ना देना, उनके अपने खर्च के लिए पैसे ना देना, ये इकोनॉमिक हो सकता है और इमोशनल हो सकता है कि दिन भर उनके बारे में कुछ भी ऐसा बोलना कि जो उनको इमोशनली हर्ट करता रहे ना, बेसिकली ताने मारना ही होता है। तो ये कुछ इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं सारे। ठीक है? तो हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस को हमेशा फिज़िकल नहीं समझा जाता कि अगर फिज़िकल ही कोई मार-पिटाई हो रही हो तभी हम उसको डोमेस्टिक वायलेंस के में कंसीडर करें। बेसिकली ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के आपके अंदर कंसीडर होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जेंडर रिलेटेड इवेंट्स के जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुए थे, ठीक है? इंडिया का मुझे कोई ऐसा डेटा मिला नहीं यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए, अगर मुझे मिलता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इंडिया के भी डेटा को यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगी। तो फिलहाल मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का मिला है तो वहाँ की बात कर लेते हैं। जो जेंडर रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं बेसिकली जो जेंडर इश्यूज फेस किए गए, उन्हीं इश्यूज को कहीं न कहीं खत्म करने के लिए या उन इश्यूज के जो इम्पैक्ट है उनको रिड्यूस करने के लिए ये जेंडर रिलेटेड इवेंट्स हुए, ठीक है? तो हम ये देखते हैं 1963 में वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन इवेंट्स को लिया है। तो 1963 में हम देखते हैं कि कांग्रेस पासेस इक्वल पे एक्ट, ठीक है? जो दोनों में से होता है ना कि फीमेल को कम मिलता है और फीमेल को ज़्यादा मिलता है। तो इन्होंने क्या किया कि 1963 में ये बिल एक्ट पास हुआ कि इक्वल पे एक्ट में कि सबको इक्वली पे किया जाएगा अगर काम एक जैसा कर रहे हैं तो। फिर 1964 में कांग्रेस कांग्रेस पास है सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है? तो सबको एक जैसे राइट मिलेंगे व्हिच आउटलॉज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अगेन कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए सिविल राइट्स एक्ट को जो है पास किया गया। फिर 1973 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जिसे हम एपीए भी जानते हैं, ठीक है, रिमूव्स होमोसेक्सुअलिटी फ्रॉम द डीएसएम। आप जानते हैं पहले होमोसेक्सुअलिटी जो है डिसऑर्डर में गिनी जाती थी कि एक डिसऑर्डर माना जाता था इसको, लेकिन 1973 में डीएसएम में से इसको निकाल दिया गया। डीएसएम क्या है? जो भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका एक मैनुअल है जिसमें कि
सारे वो सिम्पटम्स एंड ट्रीटमेंट दिए होते हैं पर्टिकुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो एपीए ने भी होमोसेक्सुअलिटी को अलग कर दिया। देन 1992 में डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, नो लॉन्गर कंसीडर होमोसेक्सुअलिटी एंड इलनेस, ठीक है। अगेन होमोसेक्सुअलिटी इलनेस कंसीडर की जाती थी, तो अब डब्ल्यूएचओ ने भी कह दिया कि ये इलनेस नहीं है, ये एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। देन 93 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस इज इलीगल, ठीक है। तो 1993 में ही वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को इलीगल बता दिया गया था। 2011 में क्या हुआ, डोंट आस्क डोंट टेल इज रिपीटेड, ठीक है, इज रिपील्ड, allowing people who identify as gay serve openly in the US military, ठीक है। तो पहले क्या था कि उनको मिलिट्री में एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन आज गे भी यूएस मिलिट्री में ओपनली सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटो के साथ ये चीज शुरू हुई थी। फिर 2012 में हम देखते हैं प्रेसिडेंट बराक ओबामा becomes the first American president to openly support LGBT rights and marriage equality, ठीक है। LGBT आपको पता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एलजीबीटी के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो 2012 में हम देखते हैं बराक ओबामा पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिन्होंने एलजीबीटी को सपोर्ट किया एंड मैरिज की इक्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड करी, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।